हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और नए लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था बीएससी केमिस्ट्री चल रही थी, उसके अंदर सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें, पेपर सेकंड हमने स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंतर्गत हमने यूनिट नंबर 1 एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइडों के बारे में पढ़ा था। हमने इसमें उसके गुणों के बारे में, नामकरण पद्धति के बारे में और कुछ कल हमने एल्किल हैलाइड किस प्रकार से बनाते हैं उनकी रिएक्शनों को पढ़ा था। आशा करते हैं आपने हर एक जो बिंदु है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आपने अच्छे से उसकी रिवीजन भी की होगी, फिर यहाँ तक पहुँचे होंगे। ठीक है, जो कल हम जो बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि एल्कोहल के द्वारा, जब एल्कोहल है उसके द्वारा हम एल्किल हैलाइड किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत जो अंत में जो हमारा टॉपिक था, हमने हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त किया था। उसके अंतर्गत क्या होता है, दो और रिएक्शन आती है। एक तो आती है फॉस्फोरस हैलाइडों से भी अभिक्रिया करके आप एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी है थायनोल क्लोराइड के द्वारा भी आप क्या प्राप्त कर सकते हो, एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों बिंदु जो प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमारा अंतिम टॉपिक था उससे ही रिलेट ये दोनों टॉपिक है। जब मैं फॉस्फोरस हैलाइड की बात करता हूं तो कुछ दो प्रकार के होते हैं। एक तो फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, एक फॉस्फोरस होता है पेंटा हैलाइड। दोनों की देख लेना रिएक्शन किस प्रकार से, शायद उत्पाद इतना प्रमुख नहीं है, केवल और केवल मेन प्रोडक्ट आपकी किस प्रकार से प्राप्त होता है वो इंपॉर्टेंट है। जब मैं बात करता हूँ फॉस्फोरस हैलाइड की, तो किस प्रकार से रिएक्शन होता है, अल्कोहल लेना होगा आपको और फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड की बात करता हूँ। इसके अंदर जो याद रखने योग्य बात है, आपको अल्कोहल के 3 अणु लेने। कितने अणु लेने? 3। ये कुछ इस प्रकार से 3 तो निकल जाते हैं इससे RX। क्या निकल जाते हैं? 3 इससे RX, मतलब 3 एल्किल हैलाइड के समूह बनते हैं। बचता है इधर H3 बचता है, PO3। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होती है। अगर पेंटा हैलाइड की बात करें, पेंटा हैलाइड की अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार से होता है, एक तो बनता RX, एक बनता HX, एक बनता X3PO। जहां आप अलग अलग रिएक्शन बना सकते हो, ये आपको होमवर्क है। यहाँ पर Cl, Br और I लिख सकते हो। कोई जगह कोई भी समूह जैसे H3, H3CH2, H3CH2, CH2, इस प्रकार से आप इसके अंदर R की जगह वैल्यू रखकर और X की जगह वैल्यू रखकर नई रिएक्शन भी इसमें बना सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं थायनिल क्लोराइड की। इसमें भी हम अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे। एक इसकी हम थायनोल क्लोराइड की बात करने वाले हैं। थायनोल क्या क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 होता है। SOCl2 को हम क्या बोलते हैं, थायनिल क्लोराइड बोलते हैं। इसके अंदर भी एक एल्किल हैलाइड बनता है, एक इससे HCl निकलता है और इससे क्या निकलती है, SO2 गैस निकलती है। ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर भी आप R की जगह कोई भी एल्किल समूह एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट कुछ भी ले सकते हैं। हमारी जो तीसरी अभिक्रिया है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिएक्शन या हुन्स-डिकर अभिक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन होती है, आपने 12th क्लास के अंदर भी देखा था और जो कॉलेज लेवल के अंदर भी देखते हैं। जो नेम रिएक्शन है, हर साल उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो जितनी भी नेम रिएक्शन है, वहां पर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर मेटकॉफ की जो विपरीत नियम था एल्किनो के द्वारा, किस प्रकार से विपरीत रूप से वो जुड़ते हैं, और यहाँ पर हुन्स-डिकर की अभिक्रिया की बात करने वाले हैं। तो इनको दोनों को याद रख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखिए हुन्स-डिकर होती क्या है। पहले हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की। किसकी बात करने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो इसके अंदर हम लेते हैं C2H5, CO और Hg। C2H5 COOOHg लेते हैं, जिसकी रिएक्शन हमें किसके साथ कराएंगे, ये रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ में। किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ।
इससे एक तो बनने वाला है एल्किल हैलाइड। एल्किल अर्थात ये R समूह रहा और ये हैलाइड समूह रहा, तो एक तो बना लेगा H2H5Br बना लेता है। अगले की बात करें तो बना लेता है HBr, एक बना लेता है CO2। अब कहीं जगह पर इसकी क्या पूछी जाती है, आपको क्रिया विधि पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? क्रिया विधि। अगर क्रिया विधि की बात करें, क्रिया विधि भी कई पदों में संपन्न होने वाली है इसकी, ठीक है। अगर मैं क्रिया विधि की बात करूं तो ठीक है, ये Br2। अब जो रिएक्शन होने वाली है, केवल और केवल बात करूं तो यह टूटती है किस प्रकार से, देखते हैं। ये टूटती है C2H5CO डैश, और यहां से अलग हो जाती है ये Br के रूप में, ठीक है। इसके जो आगे रिएक्शन और करूं तो ये कुछ इस प्रकार से टूटती है, CO2 गैस मुक्त हो जाती है। फिर Br इसके साथ रिएक्शन करता है, ये बना लेता है H2HB। ये तो ये पद यहाँ पर इस प्रकार से चलती है रिएक्शन। और अगले की अगर मैं बात करूं, इसमें आगे भी अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक रिएक्शन रह जाती है C2Hg और Br के, ठीक है। और यहां से क्या निकल जाता है, HBr निकल जाता है। क्या निकल जाता है? HBr निकल जाता है। तो इस प्रकार से इसकी क्या चलती है, क्रिया विधि भी चलती है। अब हम बात करने वाले हमारा अंतिम जो टॉपिक है वो है हैलोजन विनिमय विधि द्वारा। क्या आता है? हैलोजन विनिमय विधि द्वारा। अगर मैं हैलोजन विनिमय विधि की बात करूं तो इसके अंदर मैं क्या करता हूं, हैलोजन लेता हूं, मतलब कोई भी RX जैसे RCl, इसके अंदर हमें क्या बनाना पड़ता है, इसके अंदर हम बनाएंगे एल्किल आयोडाइड। मोस्टली इस विधि के अंदर हम एल्किल आयोडाइड की निर्माण करते हैं, किसका? आयोडाइड का। तो यह ध्यान में रखना आवश्यक है, इसके अंदर बना के रहे एल्किल आयोडाइड बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप कुछ जैसे RCl लेता हूं मैं, इसकी रिएक्शन में NI से करवाता हूँ, एसीटोन ले लेता हूँ उत्प्रेरक के रूप में, तो ये रिएक्शन क्या बनाता है, ये बना लेता है RI, और इससे जो निकल जाता है वो NX निकल जाता है। क्या निकल जाता है? NCl निकल जाता है, ठीक है। R की जगह यहाँ पर आप पुनः कोई भी मैथ प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे प्राप्त करना हो क्या, RF प्राप्त करना हो, RF प्राप्त करने के लिए आप कुछ नहीं करना होगा, सिमिलर रिएक्शन करते हैं हम AgF से करते हैं। जब आप AgF से करवाओगे एसीटोन की उपस्थिति के अंदर RF मिल जाएगा। एल्किल आयोडाइड और एल्किल फ्लोराइड अगर प्राप्त करना हो तो हम इन विधियों के द्वारा इनका प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो हॉर्स्ट-डिकर अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से है। अगर आप क्रिया विधि के रूप में दिखाते हो तो क्रिया विधि के रूप में इस प्रकार से दिखाते हो। ब्रोमीन होते हैं वो दो भागों में टूट जाते हैं। ब्रोमीन कुछ इस प्रकार रूप में टूटते हैं, Br और Br के रूप में। एक बार होगा जो Br होगा वो HBr लेके चला जाएगा कुछ इस प्रकार से, CO2 मुक्त कर देगा, और अगला होगा वो एल्किल हैलाइड के रूप में होगा और CO2 गैस मुक्त कर देगा। क्रिया विधि कुछ इसकी इस प्रकार से है। एक बार इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक गुण किस प्रकार के इनके होते हैं। अब देखिए जो बात करने वाले हैं हम इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज अर्थात भौतिक गुणों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इनके स्टार्टिंग के, जैसे मेथिल और एथिल, ठीक है, इनकी बात करूं जैसे ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, क्लोराइड हो गया, ये सभी के सभी मेथिल एथिल के ब्रोमाइड, ये जो क्लोराइड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, गैसीय प्रकृति के।
परंतु अगर मैं बात करूं इन्हीं के एथिल और मेथिल के आयोडाइड की बात करूं, आयोडाइड ये होते हैं सुगंधित, क्या होते हैं, द्रव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सुगंधित द्रव होते हैं। और एक और बात करूं तो जलीय में ये अघुलनशील होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। क्या होते हैं, ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं, जल के अंदर अविलयशील होते हैं। और आगे बात करें इनके एल्किल हैलाइडों के, एल्किल हैलाइड वे समन्वी एल्किल हैलाइडों की हम किसकी बात करते हैं, क्वथनांक की। दोनों की क्वथनांक की बात करेंगे, पहले बात करेंगे हम आयोडाइड, फिर आता है ब्रोमाइड, फिर आता है क्लोराइड। ये कुछ इस प्रकार ये होते हैं दोनों के लिए क्रम। वापस सुन लीजिए इनके भौतिक गुणों, दोनों भौतिक गुण धर्मों के बारे में। जब हम एथिल या मैथिल, ब्रोमाइड या क्लोराइड की जब बात करते हैं तो ये सभी गैसीय होते हैं। परंतु जब मैं एथिल और मैथिल ब्रोमाइड की अगर मैं बात करता हूँ, सभी सुगंधित द्रव होते हैं। ये इनकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज की दूसरी बात करता हूँ मैं, तो ये जल के अंदर तो क्या होते हैं, अविलय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। तीसरी और आखिरी जो अंतिम बात है, इनके जो एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक, समन्वय एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक इस प्रकार से होते हैं। सबसे अधिक होगा ब्रोमाइड, आयोडाइड होगा, फिर ब्रोमाइड का होगा, फिर क्या होगा, क्लोराइड का होता है। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, रासायनिक गुणों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रासायनिक गुण के बारे में। ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की, अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अब जो हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज का जो क्रम होता है वो क्रम कुछ इस प्रकार ही रहेगा। अधिकतर तो क्या होंगे, जो रासायनिक गुण हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका सभी का समान होगा। परंतु अगर बात करें केमिकल रिएक्शन की विक्रियाओं के, जो एफ फ्लोराइड होता है उसके जो गुण हैं वो सबसे अधिक भिन्न दिखाए थे। अधिकतर तो समान होंगे, जो ध्यान में रखने अधिक बात है वो एफ जो फ्लोराइड के गुण होते हैं वो सबसे अधिक आपको अलग भिन्न दिखाई देते हैं। आयोडीन कुछ इतना ही अभिक्रियाशील होता है कि वह प्रकाश, सामान्य प्रकाश से विघटित होकर आयोडीन दे देगा, और आयोडीन देकर क्या बना लेगा, काली सतह। बात करते हैं आयोडाइड सामान्य प्रकाश से विघटित होकर क्या देता है, आयोडीन, क्या देता है, आयोडीन देकर काली सतह प्राप्त करता है। तो जहां पर एक नंबर के लिए क्वेश्चन बने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये वाला। अगले जो बात करते हैं हम CX बंध की, CX बंध की प्रकृति की। केमिकल रिएक्शन के अंदर ही अगला हमारा टॉपिक है CX बंध की प्रकृति। जहां पर आपको दो दिखाई दे रहे होंगे, कार्बन व हैलोजन। हैलोजन की मैं अगर बात करूं और कार्बन की बात करूं तो कार्बन अधिक विद्युत ऋणता वाला होता है, अधिक विद्युत ऋणता, जिस कारण से ये बंधी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है, कार्बन अधिक विद्युत ऋणता वाला है, इस कारण से बंधी इलेक्ट्रॉनों को और अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण इनके मध्य सहसंयोजक बंध बन जाता है। क्या बन जाता है, सहसंयोजक बंध, और ये हो जाते हैं ध्रुवीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ध्रुवीय, जिससे इस पर तो आंशिक आ जाता है ऋणावेश,
धनावेश और इस पर आ जाता है आंशिक ऋणावेश। ठीक है, इनके बाद बंध कौन सा पाया जाता है? सहसंयोजक बंध, जिससे क्या हो जाते हैं? ध्रुवीय। और इनमें क्या पाया जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। पुनः देख लीजिए, कार्बन होता है अधिक विद्युत ऋणता वाला, जिसके कारण बंदी जो बंद होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे इनके मध्य बंध बन जाता है। कार्बन पर आंशिक धनावेश, हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश होता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, जिससे ध्रुवीय हो जाते हैं और द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं, या इन पर द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। अब जो हैलोजन है और उसकी ऋणात्मकता, हैलोजन पर जो ऋणावेश है, ये ऋणात्मकता है ना, वो डिसाइड करती है वो कितना ध्रुवीय होगा, उसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण पाए जाने की संभावना कितनी है। इसी कारण से जब हम क्लोरीन से आई की ओर जाते हैं तो इनकी विद्युत ऋणता का क्रम या द्विध्रुव आघूर्ण है उसका क्रम घटता जाता है। अगर बात करूं Cl का ज्यादा, Br का उससे कम, I का उससे कम होता है, यह होता है द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम, अर्थात इसको D भी बोलते हैं। ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम होता है इस प्रकार से। जितनी अधिक हैलोजन के ऊपर आप विद्युत ऋणताएं देखते हैं, उतनी अधिक इसमें द्विध्रुव आघूर्ण पाए जाने की संभावनाएं मिलती है। अगर मैं बात करूं CH4 की, इसके अंदर भी आंशिक धनावेश परंतु आंशिक ऋणावेश पाया जाता है, परंतु एक दूसरे के प्रभाव को ये नष्ट कर देते हैं धनावेश ऋणावेश विपरीत दिशाओं में होने के कारण, जिससे ये अध्रुवीय होता है। CX और बाकी जितनी भी कार्बन और CX बंध के मध्य पाए जाते व्युत्पन्न हैं, वो सभी ध्रुवीय होते हैं। केवल यही अपवाद स्वरूप है जो अध्रुवीय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अध्रुवीय, क्योंकि विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव आंशिक धनावेश व आंशिक ऋणावेश को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। आशा करते हैं जो आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसके एक एक जो बिंदु है वो आपको समझ में आएंगे, कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे आपके मन में। फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, आने वाली क्लास में उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। आशा करते हैं आपने पेपर फर्स्ट को अभी रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करके रख दिया होगा। ठीक है, और सेकंड जो पेपर है आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे। इसको आपको थोड़ा और अधिक समय देने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, केमिकल रिएक्शन को लगातार निकालते रहोगे, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम इसकी प्रत्येक बिंदु को अगर समझने का प्रयास करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है या जो यूनिट है बहुत ईजी है। ठीक है, और लगातार रिवीजन करने पर ध्यान दीजिए। जो कल हम जो पढ़ने वाले इसके ही आगे जो नाभिक स्नेही के बारे में पढ़ेंगे, CX बंध किस प्रकार से नाभिक स्नेही को साथ में रखता है, कितने प्रकार के होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो 12th क्लास के भी अंदर आपको अच्छा सा पोर्शन लिख के रखा था, इम्पोर्टेंस थी उस चीज़ की, SN1 व SN2। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ SN1 व SN2 रिएक्शनों को हम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, थोड़ा और विस्तृत में। जितना आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा था उससे भी थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे SN1 SN2 अभिक्रियाओं के बारे में। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में। धन्यवाद।